So welcome again everyone. Today I will discuss the remaining part of molecular basis of inheritance. This is another very important lecture जिसमें हम लोग सारी चीज़ें molecular basis of inheritance की जो बची हुई चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल पढ़ लिया था, आरएनए वर्ल्ड पढ़ लिया था, सेंट्रल डोग्मा पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये बात बताई थी, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि वन पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व इन डॉटर सेल्स या डॉटर स्ट्रैंड्स, ओके। मतलब जो डॉटर स्ट्रैंड, जैसे सपोज करिए कि आपका ये एक डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए है। जब ये डीएनए अगला ये रेप्लिकेट करेगा, ओके, जब ये रेप्लिकेट करेगा एक डीएनए से, जब दो डीएनए बनेगा तो वहाँ पे कौन सी चीज़ होगी, एक पेरेंटल स्ट्रैंड क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कैसे बनेगा, देखिए ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है तो मैंने बना दिया, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड अलग हो गए, ठीक है। अब इस पेरेंटल स्ट्रैंड से, एक पेरेंटल स्ट्रैंड से क्या हुआ, एक डॉटर स्ट्रैंड बन गया, दूसरे पेरेंटल स्ट्रैंड से एक डॉटर स्ट्रैंड बन गया। दैट मीन्स इन प्रोजेनी या इन डॉटर, ठीक है, या डॉटर सेल्स एक पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होगा, कंजर्व रहेगा। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। अब देखिए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव किया था, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मीजल्सन एंड स्टॉल ने, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझना है आपको। तो ये अपना 1958 में ई कोलाई में इसको प्रूव किए थे, ई कोलाई, ओके। मेरी बात को समझना है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए प्रोकैरियोट में मीजल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया था, ओके। और यहाँ पे इन्होंने यूज़ जो किया था वो था N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया था। जबकि एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट एक और साइंटिस्ट थे, टेलर ने प्रूव किया था इन यूकैरियोट्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में किसने प्रूव किया था, तो आप मीजल्सन एंड स्टॉल बताएंगे। अगर कोई पूछेगा क्रोमोसोम में, तो वहाँ पे यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में तो है नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, इन यूकैरियोट आपका है विसिया फैबा, ठीक है, फैबा बीन्स में इन्होंने प्रूव किया था, टेलर ने, कि यूकैरियोट में भी जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसका मोड क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। और वो कैसे होता है, यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे। दैट इज़, यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ किया था वो था थाइमिडीन, क्या था, थाइमिडीन यूज, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। मतलब जो थाइमिडीन था वो रेडियो एक्टिव, थाइमिडीन मतलब जो थाइमीन था, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव था, ओके। अब ये चीज़ें आपको पहले यहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वो प्रोकैरियोट में मीजल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया था, और यूकैरियोट में टेलर ने, इन यूकैरियोट विसिया फैबा बीन्स में टेलर ने प्रूव किया था। इन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज़ किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज़ किया था। अब हम लोग इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, मीजल्सन एंड स्टॉल का। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई लिया, और उसको कई जनरेशन तक, जैसे मान लीजिए ये ई कोलाई है, उसको कई जनरेशन तक जो उसका नाइट्रोजिनस बेस का सोर्स था, क्योंकि भाई देखिए ई कोलाई है तो रेप्लिकेट करेगा तो नाइट्रोजिनस बेस ऐड होगा। उन्होंने नाइट्रोजिनस बेस का जो सोर्स, जो नाइट्रोजन था, वो उन्होंने क्या लिया, मीडियम अमोनियम क्लोराइड लिया, और इस अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन 15 लिया,
हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया। तो अब ई कोलाई जब यहाँ पे कई जनरेशन तक ग्रो करेगा, फॉर सेवरल जनरेशन, तो अब जो ई कोलाई बनेगा उसके दोनों स्ट्रैंड पे N15 होंगे, मतलब उसमें जितने भी नाइट्रोजन होंगे उस पे N15 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो इन्होंने क्या कराया कि इसको अमोनियम क्लोराइड दिया जिसमें नाइट्रोजन 15 था, ठीक है। नाइट्रोजन था वो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था, कई जनरेशन तक उसको दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि जो भी अब ई कोलाई हैं उसके सब में जो नाइट्रोजन है वो N15 आ गया। ओके, अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब इन्होंने देखा कि अब इस जो ये वाला ई कोलाई है, ई कोलाई को इन्होंने फर्स्ट जनरेशन के बाद देखा। फर्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन, और पता है आपको ई कोलाई का जो रेप्लिकेशन टाइम होता है वो 20 मिनट होता है। अब इन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन दिया, ठीक है। नॉर्मल नाइट्रोजन मतलब अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन है वो N14 वाला है। ओके, तो अब क्या देखा इन्होंने कि पहले जनरेशन के बाद जो ये बना है, क्या बना है, देखिए मैं 2 पेन यूज़ नहीं करूँगी, अगर 2 पेन यूज़ करूँगी तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। इन्होंने ये देखा कि जब एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 15, 14 और 15, 14 आया। कहने का मतलब यहाँ पे जो एक पेरेंटल स्ट्रैंड, दोनों ई कोलाई में एक पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व है, मतलब उनको पहली जनरेशन में 100% हाइब्रिड मिले। क्या मिले? 100% हाइब्रिड्स मिले। 100% हाइब्रिड का मतलब एक स्ट्रैंड 15 वाला है, एक 14 वाला है। अब इन्होंने क्या कराया, अब इसको 40 मिनट्स के बाद देखा, सेकेंड जनरेशन में देखा। तो अब आप इसको बता सकते हो ये कैसे होगा? अब आप बता सकते हो, देखिए ये 15 वाला, तो देखिए मैं ऐसे काउंट कराऊंगी, 15 वाला है तो वो, क्योंकि अब ये यहाँ भी नाइट्रोजन 14 ही है, नॉर्मल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 ही है, तो ये जो 15 वाला है अलग हो जाएगा, 14 अलग हो जाएगा, 15 अलग, तो ये 15 जो अलग है वो 14, जो अगला इसका स्ट्रैंड बनेगा 14 वाला रहेगा। 14 है तो 14 से ही बनाएगा, जो 15 है अगला स्ट्रैंड 14 वाला होगा, और जो 14 है अगला स्ट्रैंड 14। मतलब इन्होंने देखा 40 मिनट्स के बाद इन्होंने देखा कि ये वाला जो है हाइब्रिड 2 मिले, और लाइट जो N14 है उसका जो नाइट्रोजन है उसको हम लाइट कहेंगे, क्योंकि जो N15 है वो हैवी आइसोटोप है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द लाइट, वी कैन से लाइट। तो इन्होंने क्या देखा कि इस 40 मिनट्स के बाद यहाँ पे जो इनको रेशियो मिला, हाइब्रिड और लाइट का 1:1 मिला। हाइब्रिड और लाइट का क्या मिला? 1:1 मिला। फिर इन्होंने 60 मिनट बाद देखा, 60 मिनट बाद देखा तो इनको हाइब्रिड, इसी तरीके से आप करेंगे, हाइब्रिड और लाइट का इनको मिला 1:3। फिर इन्होंने 80 मिनट बाद देखा तो हाइब्रिड और लाइट का इन्हों 1:7 मिला। तो इन्होंने देखा हर एक बार जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें पेरेंटल स्ट्रैंड क्या है? कंजर्व है, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड क्या है? कंजर्व है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये 15 वाला है, और फिर ये 14, मतलब इसका जो नया स्ट्रैंड आएगा 14 आएगा, और ये 14 पेरेंट हो गया, ये नया स्ट्रैंड 14 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने देखा कि हर बार जो है वो कंजर्व है। क्या कंजर्व है? पेरेंटल स्ट्रैंड। हर एक नए जो डीएनए बनेगा उसमें हाफ पेरेंटल स्ट्रैंड क्या है? कंजर्व है। इससे इन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएनए है रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो करता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो N15 है दैट इज़ द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। रिमेंबर दिस इज़ नॉट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, एक और चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपको हैवी को लाइट से सेपरेट करना है, हैवी को लाइट से सेपरेट करना है, तो आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है सीजियल क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बताइए मुझे, ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? ये हेवी आइसोटोप को नॉर्मल या लाइट से क्या करता है? सेपरेट करता है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब आपको शायद सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन समझ में आ गया हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड में, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, निकाल सकते हो।
ठीक है। अगला चीज़ हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी एंड एंजाइम, मशीनरी एंड एंजाइम्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, इसके पहले मैं एक छोटा सा चार्ट आपको बनाने जा रही हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से समझना है। हमें पता है 3 स्टेप है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। हम देख लेते हैं ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो आप देखिए प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें और यहाँ पे हम यूकैरियोट की बात करते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन, 3 चीज़ को हम लोग को देखना है। देखिए प्रोकैरियोट में डीएनए, क्योंकि देखिए प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये साइटोसॉल में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? साइटोसॉल में होता है। यूकैरियोट में ये न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में साइटोसॉल में ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन तो नहीं है ना प्रोकैरियोट में, तो सारी चीज़ें यहाँ पे साइटोसॉल में होती हैं। लेकिन ये यूकैरियोट में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसलेशन यहाँ पे साइटोसॉल में होता है, ये भी यहाँ पे कहाँ होता है? साइटोसॉल में होता है, क्योंकि राइबोसोम आपके न्यूक्लियस के बाहर हैं, इस वजह से यहाँ पे यूकैरियोट में साइटोसॉल में होता है। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ओके। अब हम लोग ये देखेंगे, अब हम लोग ये समझेंगे कि देखिए रेप्लिकेशन कैसा होता है। पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गया, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। दूसरी चीज़ देखिए आपको ये याद होना चाहिए, दिस इज़ द बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है ये? बाई डायरेक्शनल होता है। रेप्लिकेशन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम ये देखेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम ई कोलाई की बात करें, हम लोग ई कोलाई की बात करने जा रहे हैं कि ई कोलाई में रेप्लिकेशन कैसा, क्योंकि आपकी बुक में सिंपली प्रोकैरियोट के बारे में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ई कोलाई का आपको जो है ये बेस पेयर्स कितने वहाँ पे है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर हैं, ठीक है। 4.6 × 10⁶ बेस पेयर हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन रेट है, जो आपको स्टेप याद रखने हैं वो याद रखना है। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रेट है वो है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इट इज़, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि पॉलीमराइजेशन रेट, जो पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड या बेसेस ऐड हो रहे हैं, वो कितना है? 2000 पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एनसीईआरटी ने दे रखा है। अब हम देखेंगे कि देखिए भाई जो रेप्लिकेशन होता है, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में डीएनए काफ़ी छोटा होता है, तो इस वजह से प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन होता है वो केवल एक जगह पे शुरू होता है, एक ही रेप्लिकेशन यूनिट बनती है, उसी में रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, उसको हम लोग कहते हैं मोनोरेप्लिकॉनिक। क्या कहते हैं? मोनोरेप्लिकॉनिक, ठीक है। जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जगह जगह यूकैरियोटिक डीएनए काफ़ी लंबा होने की वजह से जगह जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीरेप्लिकॉनिक। क्या कहते हैं? पॉली या मल्टी रेप्लिकॉनिक कह सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं रेप्लिकेशन में 3 स्टेप है, 3 स्टेप हैं। पहला है चेन इनिशिएशन, ठीक है ना। चेन इनिशिएशन हम लोग एक एक करके समझेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। चेन इनिशिएशन, दूसरा है चेन इलॉन्गेशन, और थर्ड है चेन टर्मिनेशन। देखिए चेन इलॉन्गेशन और चेन इनिशिएशन में क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिस इज़ योर डीएनए, ये आपका डीएनए है, तो यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओराई। क्या कहते हैं? ओराई। स्टार्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओराई। तो दैट ओराई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओराई,
हम चेन इनिशिएशन की एक एक बात को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा, और दोनों स्ट्रैंड को अलग करना मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम आता है उसको हम लोग कहते हैं हेलिकेज। क्या कहते हैं? हेलिकेज। ये क्या करता है? कट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है। तो मान लीजिए इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे बन गया। मान लीजिए यहाँ पे अभी ये जुड़ा है, यहाँ पे ये अभी जुड़ा है, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया। एकदम चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब ये जो हेलिकेज है, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर दिया। तो अब इनको क्या है, अगर हेलिकेज अपना काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, रीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक थर्ड प्रोटीन आती है, उस प्रोटीन का नाम है SSB। SSB का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करती है? ये डीएनए को रीनेचर होने से बचाती है। ये आके एक प्रोटीन होती है, टेट्रामर प्रोटीन होती है, ये सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड कर जाती है। देखिए, अब ये सिंगल स्ट्रैंड कंडीशन में है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में बाइंड करेगी और डीएनए को रीनेचर होने से बचाएगी। रीनेचर समझ रहे हैं? मतलब हेलिकेज के जस्ट हेलिकेज ने इसको कट करके ओपन कर दिया और SSB ने उसको सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में मेंटेन रखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इसके बाद क्या होगा कि चलिए, यहाँ तक तो ये 3 एंजाइम आपको समझ में आ गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। चौथी चीज़ ये है कि अब डीएनए से नया, मतलब 2 स्ट्रैंड हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे नया डीएनए बनाना है। यहाँ पे हमें नया डीएनए बनाना है, तो कैसे बनेगा? मान लीजिए ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है, और ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। नया डीएनए बनाने के लिए हमें एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे 4 एंजाइम होगा प्राइमेज। प्राइमेज क्या करेगा? ये सिंथेसाइज करेगा प्राइमर, सिंथेसाइज करेगा प्राइमर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। और अब ये प्राइमर कहाँ लगेगा उसको हम लोग चलते हैं चेन, या फिर मैं भी आपको बता देती हूँ कि प्राइमर कहाँ लगेगा। तो प्राइमेज क्या करता है? प्राइमर सिंथेसाइज करता है। देखिए, ये सब एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पज से, ताकि आप इसको कभी भूलें ना। तो प्राइमर कहाँ लगेगा? हमेशा 3 प्राइम एंड पे लगता है। कहाँ लगता है? 3 प्राइम एंड पे। तो 3 प्राइम एंड पे प्राइमर इज द RNA न्यूक्लियोटाइड। ये RNA न्यूक्लियोटाइड होता है। बहुत बार मैंने आपको PCR वगैरह पढ़ाते टाइम भी बताया है कि प्राइमर RNA के ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं RNA के। ठीक है, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि ये RNA क्यों लिया जाता है। तो प्राइमेज ने प्राइमर बना दिया, ये प्राइमर। अब हम आ जाते हैं चेन इलॉन्गेशन में। ठीक है, तो ओराई, हेलिकेज और SSB का आपको इन्वॉल्वमेंट समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो प्राइमर हम इस पे लगा दिए, बस इस पे लगा दिए। ठीक है, हम केवल इस वाले स्ट्रैंड पे प्राइमर लगाए हैं। अभी मैं ये नहीं बताने जा रही हूँ कि कौन सा स्ट्रैंड है। अब देखिए, ये प्राइमर क्या है। अब चेन इलॉन्गेशन में जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट क्यों कहा? क्योंकि DNA से ही तो ये DNA बनाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। और इसका काम ये है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज का काम ये है, इसका जो सबस्ट्रेट है। अब आपको पता है कि मान लीजिए इस स्ट्रैंड से इसको बनाना है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा ना भाई। देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे जोड़ते जाएगा आगे। तो DNA पॉलीमरेज का काम क्या है? वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वी कैन से। ओके, तो DNA पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट क्या है बच्चों? इसका जो सबस्ट्रेट है वो है, अब एक बात बताओ, DNA का सबस्ट्रेट ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब बताइए मुझे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड 3 तरीके के हो सकते हैं, DMP, DDP एंड DTP। मतलब डीऑक्सी राइबो मोनोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो डाईफॉस्फेट, या ऐसे हम कह सकते हैं ना, डीऑक्सी राइबो मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो ट्राईफॉस्फेट। तो एक्चुअली ये जो यूज़ करता है वो है डीऑक्सी
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब हमने यहाँ न्यूक्लियोसाइड क्यों यूज़ किया? क्योंकि देखिए हमने फॉस्फेट को अलग कर दिया तो हम न्यूक्लियोसाइड लिखेंगे। अगर हमने सिंपली लिख दिया होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड तो उसमें सब आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड भी इंक्लूड है। लेकिन हमें ये दिखाना है कि हमें मोनोफॉस्फेट लेना है डाई की ट्राई, तो हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। तो ये हमारे पास ये सबस्ट्रेट हो गया। हमने ट्राईफॉस्फेट क्यों लिया? क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि ये शुगर है, ये शुगर से ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है और यहाँ पे 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं ना। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो 3 मैक्सिमम फॉस्फेट हो सकते हैं। 2 जो फॉस्फेट होते हैं वो हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ये जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, उनके टूटने से एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, उनके टूटने से एनर्जी मिलती है। तो एक्चुअली ये थोड़ा चालाक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि हमें पॉलीमराइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम इसी से लेंगे, सबस्ट्रेट से ही लेंगे, क्योंकि सबस्ट्रेट का जो तो टर्मिनल बॉन्ड है दैट इज़ हाई एनर्जी बॉन्ड, उसको तोड़ के हम वहीं से पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी भी ले लेंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट है दैट एक्ट एज डुअल पर्पस। पहला चीज़ तो क्या हुआ, ये सबस्ट्रेट की तरह भी यूज़ होता है, और दूसरा ये है कि ये एनर्जी पर्पस को भी सॉल्व करता है, एनर्जी के लिए भी। इसके जो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड है दैट इज़ द हाई एनर्जी बॉन्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है ना। तो चलिए ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। प्राइमर ये लगा हुआ है, किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि देखिए हमें डीएनए को 5 to 3 में पॉलीमराइज करना है, तो हम 5 to 3 डायरेक्शन में प्राइमर को लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे? 3, जहाँ पे 3 प्राइम होगा उसी के पास लगाएंगे, तभी तो वो 5 प्राइम to 3 प्राइम होएगा ना। 3 के पास में लगाएंगे तो वो 3 के पास में लगाएंगे तब वो 5 प्राइम होगा। तो हमें पॉलीमराइजेशन, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो हम प्राइमर को कहाँ लगाए? तो ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है। देखिए हेलिकेज इसको खोलेगा, ऐसे ये खुलता चला जाएगा, हेलिकेज काम कर रहा है, पहले देखिए इतना खुला हुआ है स्ट्रैंड, फिर हेलिकेज उसको तोड़ रहा है, एसएसपी बाइंड कर रहा है, और ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता जा रहा है। तो ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन नहीं आने जा रही है। लेकिन हमारे पास समस्या ये इस वाले स्ट्रैंड की, 5 to 3 वाले स्ट्रैंड की समस्या ये है कि ये स्ट्रैंड पे हम प्राइमर कहाँ लगाएं? इस स्ट्रैंड पे प्राइमर हम यहाँ लगा दिए, यहाँ मान लीजिए प्राइमर लगा दिया हमने, यहाँ लगा दिया 5 to 3, तो क्या होगा जल्दी बताइए मुझे। हमें प्राइमर अगर हमने यहाँ लगाया तो यहाँ पे आगे रेप्लिकेशन कराने के लिए हमारे पास ये स्ट्रैंड तो है ही नहीं ना, स्ट्रैंड तो नहीं है, तो हम किस जगह पे प्राइमर लगाएं? मेरी बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ये रेप्लिकेशन का डायरेक्शन इस तरीके से है ना, यहाँ पे इस तरीके से है, बात समझ में आ रही है? तो ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम प्राइमर लगा देंगे 5 to 3 डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर हमें रेप्लिकेशन कराना है तो यहाँ पर रेप्लिकेशन, यहाँ आगे हमारे पास स्ट्रैंड नहीं है, ठीक है। तो देखिए जितना प्राइमर कहाँ लगता है, जितना स्ट्रैंड ओपन होता है उसके एंड पे प्राइमर लग जाता है, उसके एंड पे प्राइमर लगा दिया जाता है। मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं आप? ठीक है, उसके एंड पे देखिए, मान लीजिए एक चीज़ मैंने क्या बताया, यहाँ पे प्राइमर हम लगा नहीं सकते, ठीक है ना, यहाँ अभी ये ओपन नहीं है, ठीक है, तो हम प्राइमर कहाँ लगाएंगे? जितना ओपन है वहाँ पे प्राइमर लगा देंगे। किस डायरेक्शन में? जल्दी बताइए किस डायरेक्शन में? ये 5 to 3 है, ये 3 है ना, 3 प्राइम, तो ये 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐसे प्राइमर लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में, और अब देखिए आप यहाँ से ये जो है रेप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ तक हुआ। अब समस्या ये है कि ये स्ट्रैंड तो ऐसे खुलता गया, मान लीजिए ये थोड़ा और खुल गया, ठीक है ना, और इस पे रेप्लिकेशन यहाँ तक हुआ है, इस पे रेप्लिकेशन यहाँ तक हुआ है, ये थोड़ा और खुल गया है, तो क्या होगा? कि ये तो सिंपली यहाँ पे 3 प्राइम फ्री है और ये अपना रेप्लिकेशन करते हुए चला जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि जो नए न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 प्राइम पे जुड़ते हैं, ठीक है, 3 प्राइम एंड पे जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ तो जुड़ नहीं सकता, तो हमें यहाँ एक फिर प्राइमर लगाना पड़ता है 5 to 3, जितना ओपन हुआ फिर, तो ये इतना बन गया, और खुला एक और प्राइमर लगाएंगे। तो इस तरीके से ये वाले स्ट्रैंड पे जो है ना, ये वाले स्ट्रैंड पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। क्या होती है? मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो इंस्टॉलमेंट में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? इंस्टॉलमेंट में होता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। तो देखिए आपको बस इतना समझना है भाई कि देखिए 2 स्ट्रैंड हमारे पास बने चेन एलॉन्गेशन में, एक बना हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, या इसी को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसी को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसकी, उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5, ये 3 to 5, ठीक है। और उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी, या वी कैन से जो उसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड पे बनता है, और जो डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं उसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। और ये बनता है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड पे बनता है ये फ्रेगमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है। अब आपको यहाँ से ये चीज़ समझनी है कि जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है बाद में ये जुड़ जाते हैं डीएनए लाइगेज से। किससे जुड़ जाते हैं? डीएनए लाइगेज से। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। और अब जैसे मान लीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन होते होते, मान लीजिए कि ई कोलाई का डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन होते होते यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे क्या होता है, एक टर साइट होता है। क्या होता है? टर साइट होता है। और जैसे यहाँ से शुरू हुआ और इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन करते हुए आया, और यहाँ पे एक टर साइट होता है। यहाँ पे आने के बाद चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने बताई, हालांकि इसको बहुत डिटेल में समझाया जा सकता है, लेकिन अभी आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको आप याद रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको एंजाइम शायद अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अब हम लोग देखिए ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो ये क्या होता है ये बताइए। दिस इज़ द यूनिडायरेक्शनल। क्या है? दिस इज़ यूनिडायरेक्शनल। और रेप्लिकेशन कैसा था? बाई डायरेक्शनल था, ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से इसको समझना। प्रोकैरियोट में मोनो रेप्लिकॉनिक था, यूकैरियोट में मल्टी रेप्लिकॉनिक था। इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन अब यहाँ पे आप समझना, प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्चुअली यूकैरियोट में ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये कैसे समझेंगे इसको हम लोग? प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है, सिस्ट्रॉन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सिस्ट्रॉन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब ये है कि जितने में ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, एक ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट होती है। प्रोकैरियोट में ये देखिए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि प्रोकैरियोट में जो एक सिस्ट्रॉन होता है उसमें मोर देन 1 जीन होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीन जो है वो काफ़ी छोटा होता है ना, तो यहाँ पे मोर देन 1 जीन होते हैं, और यहाँ पे एक ही जीन होता है यूकैरियोट में, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि देखिए आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि जो रेप्लिकेशन मोनो रेप्लिकॉनिक था,
लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पॉलीसिस्टोनिक है। सिस्ट्रॉन का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन का जो डायरेक्शनल है वो भी क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अगर हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, तो डीएनए के किस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, डीएनए के किस स्ट्रैंड से बनेगा? ऑब्वियसली डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, एक है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो बताइए किस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा कि 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा? ऑब्वियसली इस स्ट्रैंड से, 3 to 5 वाले से बनेगा। किससे बनेगा? 3 to 5 से बनेगा, तभी तो वो 5 to 3 रहेगा, 5 to 3 रहेगा, ठीक है ना। तो जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं? टेम्पलेट, या टैन से याद रखेंगे आप, टेम्पलेट, ठीक है। एंटीसेंस, टेम्पलेट, एंटीसेंस या नेगेटिव स्ट्रैंड, तीनों नाम है, टेम्पलेट, एंटीसेंस या नेगेटिव स्ट्रैंड। और इसके जस्ट अपोजिट वाले स्ट्रैंड को हम लोग कोडिंग सेंस या पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। 2 चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताइए कि अगर आपको डीएनए का स्ट्रैंड दिया हुआ है और पूछ दिया कि इसमें आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रैंड, आरएनए का सीक्वेंस क्या, तो अगर आपको ये दोनों स्ट्रैंड दिया है डीएनए का, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, इन सब में नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अगर आपको दोनों स्ट्रैंड दिया है और बताया कि आरएनए बनाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये वाले स्ट्रैंड को लिख के यही वाले स्ट्रैंड जो होगा 5 to 3 वाला पूरा सीक्वेंस वही लिख दोगे, क्योंकि भाई देखिए यही सेम जो 3 to 5 है उसी से आरएनए बनना है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री ये भी है। तो आप कोडिंग वाला पूरा लिख देंगे बस, और बस जहाँ पे थाइमीन होगा वहाँ पे आप यूरेसिल लिखोगे, जहाँ पे थाइमीन होगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूरेसिल लिखोगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ATCG दिया हुआ है और पूछ दिया आपको कि आरएनए का स्ट्रैंड, ये दे दिया है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है, आरएनए का क्या, आरएनए में क्या सीक्वेंस होगा, तो आप यहाँ पे बता दोगे कि AUCG होगा भैया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको ये दिया है, ये वाला स्ट्रैंड दिया है, मान लीजिए आपको T और यहाँ पे A, तो TAGC ये स्ट्रैंड ये दिया है, अब आपको आरएनए बनाना है, तो भाई ये 3 to 5 है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा 5 to 3। लेकिन करना क्या है, आपको करना ये है कि आपका यही आएगा, ATCG आएगा, लेकिन आपको जहाँ ये T है वहाँ पे U कर देना है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज़ कि हाउ आप कैसे डीएनए से आरएनए बनाओगे। अब हम लोग देख लेते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है उसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ध्यान से समझना है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर, और एक होता है टर्मिनेटर, क्या होता है, टर्मिनेटर, और बीच में होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट याद रखना। मान लीजिए मैंने 3 to 5 लिख दिया और ये 5 to 3 लिख दिया, तो 3 हो गया। प्रमोटर वो जगह है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमोटर की लोकेशन क्या है, प्रमोटर की लोकेशन क्या है, तो एक चीज़ आप याद रखना, जो चीज़ 3 प्राइम की तरफ होती है, 3 प्राइम की तरफ, उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जो 5 प्राइम की तरफ होती है उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछ दिया कि प्रमोटर की लोकेशन कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो आपके पास 2 स्ट्रैंड है, आप कहोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट ये वाला हो गया ना, 3 to 5 टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट के रेस्पेक्ट में डाउन स्ट्रीम है, 3 की तरफ है, जबकि कोडिंग के रेस्पेक्ट में अपस्ट्रीम है। मेरी बात समझ में आ रही है, टेम्पलेट के रेस्पेक्ट में डाउन स्ट्रीम है, कोडिंग के रेस्पेक्ट में ये अपस्ट्रीम है। सेम इसी तरीके से अगर आपसे कोई टर्मिनेटर पूछ दिया
तो आप कहोगे ये आपका ये टेम्पलेट के रेस्पेक्ट ये 5 to 3 क्या है, कोडिंग के रेस्पेक्ट में ये अपस्ट्रीम है, टेम्पलेट के रेस्पेक्ट में ये डाउन स्ट्रीम है, टर्मिनेटर। तो दिस इज़ हाउ कि आप क्या कैसे बताओगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो वी कैन से यहाँ पे अब ये प्रोसेस क्या है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन समझने से पहले आप एक चीज़ ये समझ लेना कि आरएनए 3 तरीके के होते हैं। आरएनए 3 तरीके के होते हैं, एक आरआरएनए है, एक एमआरएनए है, ठीक है ना, और एक टीआरएनए। इन तीनों का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, इन तीनों का एग्जैक्ट फंक्शन आपको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझना होगा कि जो आरआरएनए है, ठीक है ना, आरआरएनए राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम भाई देखिए, प्रोटीन प्लस आरआरएनए मिलके राइबोसोम बनाता है। ठीक है, तो आरआरएनए का 2 फंक्शन है, ये कैटालिटिक फंक्शन भी करता है, कैटालिटिक फंक्शन, जबकि ये इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है, स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब इसने इटसेल्फ क्या बनाया, राइबोसोम बनाया। कैटालिटिक का मतलब कुछ ऐसे आरआरएनए हैं जो एंजाइम होते हैं, जैसे 23 SRRNA, या मैं मान लूँ राइबोजाइम। तो कुछ ऐसे आरआरएनए हैं जो कि एंजाइम होते हैं, उनको हम कहते हैं राइबोजाइम। तो आरआरएनए का कैटालिटिक फंक्शन भी और स्ट्रक्चरल रोल भी है। एमआरएनए के अंदर क्या होता है, कोडॉन्स होते हैं। देखिए ना, यही एमआरएनए है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है जैसे AUG है, ये कोडॉन हो गया। ठीक है, कोडॉन हो गया, एमआरएनए के अंदर कोडॉन हो गया। और टीआरएनए के अंदर क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है। क्या होता है, एंटी कोडॉन। और इनका काम है, टीआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या करते हैं, कैरी अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को लेके जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये अमाइनो एसिड को कैरी करते हैं। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है वो कराता कौन है। तो देखिए, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कराता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज भी क्या है, डीएनए डिपेंडेंट है। भाई सिंपल सी बात है, डीएनए से ही आरएनए बनाना है, तो ये भी क्या है, डीएनए डिपेंडेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है, आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए डिपेंडेंट है। अब देखिए, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है। ठीक है, तो हम प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम के, हम इसको नहीं, प्रोकैरियोटिक मैं उसको बाद में बताऊंगी। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में 3 पार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आरएनए पॉलीमरेज, और इसके साथ 2 सब यूनिट ट्रांजिएंटली अटैच्ड होते हैं। एक होता है आपका सिग्मा फैक्टर, ठीक है ना, ये ट्रांजिएंटली अटैच्ड है, और एक होता है रो फैक्टर, ये भी ट्रांजिएंटली अटैच्ड है। अब आप ये कहोगे ट्रांजिएंटली का मतलब क्या है। देखिए, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये इनिशिएट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, और रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करता है, और ये इलोंगेट करता है। इलोंगेशन मतलब जो आपका चेन इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर का रोल होगा, टर्मिनेशन में रो फैक्टर का रोल होगा, इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमर। और ये सब हमेशा अटैच नहीं होते हैं, जब इनका काम होता है तभी आके आरएनए पॉलीमरेज से अटैच्ड होते हैं। मतलब जब इनिशिएट करना है तो सिग्मा फैक्टर, जब टर्मिनेट करना है तो रो फैक्टर आके उससे अटैच हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप ये समझना है कि आरएनए पॉलीमरेज का ये सबस्ट्रेट क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट क्या होगा। आरएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट सिंपल सी बात है भाई, वहाँ में डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है ना। सिग्मा का क्या रोल है, रो फैक्टर का क्या रोल है, ये सब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में देख लेते हैं।
ठीक है। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं। एक तो हो गया आपका आरएनए पॉल फर्स्ट, ठीक है, एक हो गया आरएनए पॉल सेकेंड और एक हो गया आरएनए पॉल थर्ड। देखिए ये आरएनए सिंथेसाइज करता है, ये एचएन आरएनए सिंथेसाइज करता है और ये टीआरएनए सिंथेसाइज। पहले तो हमसे एचएन आरएनए इज द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए को ही हम एचएनआरएनए कहते हैं बिफोर प्रोसेसिंग। बिफोर प्रोसेसिंग आगे हम देखेंगे कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए जो आरआरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए एक्सेप्ट 5s आरआरएनए, 5s आरआरएनए। अब हमें ये समझ में 5s आरआरएनए को ये बनाएगा थर्ड, 5s आरआरएनए को थर्ड बनाएगा, ठीक है। 5s आरआरएनए और थर्ड एसएन आरएनए भी बनाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएन आरएनए। एसएन आरएनए, एचएन का मतलब होता है हेट्रोजिनस आरएनए, हेट्रोजिनस आरएनए। तो ये हो गया। देखिए यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में सब आरएनए को अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में, जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज था, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप के आरएनए को बनाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, एक चीज़ हम लोग यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कहाँ हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है ना, जबकि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ, न्यूक्लियस में हुआ। अब इसके बाद कौन सी प्रोसेस होनी है, ट्रांसलेशन होना है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोकैरियोट के पास क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है नहीं, तो होता क्या है प्रोकैरियोट में, जब एमआरएनए बन रहा होता है उसी दौरान राइबोसोम इससे बाइंड करके ट्रांसलेशन भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि भाई देखिए ट्रांसलेशन साइटोसोल में ही होना है, बात को समझने की कोशिश करना। तो जब वो राइबोसोम मतलब एमआरएनए बन रहा होता है तो वहाँ पे ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ होते हैं प्रोकैरियोट में। इसको हम कहते हैं को ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। क्या कहते हैं, को ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में साथ साथ होगा, जबकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हुआ, मतलब एमआरएनए न्यूक्लियस में बना, लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ होना है, साइटोसोल में होना है। तो यहाँ पे अब एक ट्रांसपोर्ट वाली, मतलब यहाँ पे जब ये एमआरएनए बना, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं एचएनआरएनए, एचएनआरएनए कहते हैं। और अब यहाँ पे एक लंबी प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग, फिर इसके बाद इसका होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब जाके ये कहलाएगा एमआरएनए। तब ये जब साइटोसोल में आएगा तो इसको हम कहेंगे एमआरएनए, तब जाके इसका ट्रांसलेशन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट में कुछ ऐसी प्रोसेस होगी। तो प्रोसेसिंग की ज़रूरत कहाँ है, यूकैरियोट में। प्रोसेसिंग की ज़रूरत है यूकैरियोट में। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होता है, मेरी बात को ध्यान समझना। प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर हम जीन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक जीन है और यूकैरियोटिक जीन, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीन जो होता है वो नॉन स्प्लिट जीन होता है, नॉन स्प्लिट, और ये स्प्लिट जीन होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। स्प्लिट जीन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं। किसमें, यूकैरियोट में। कोडिंग को हम लोग एक्सॉन कहते हैं और नॉन कोडिंग को हम लोग इंट्रॉन कहते हैं, इंट्रॉन या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। जबकि यहाँ पे नॉन स्प्लिट है तो ओनली कोडिंग होता है, ओनली एक्सॉन होता है। तो देखिए होता क्या है, प्रोसेसिंग के दौरान यूकैरियोटिक जीन से ये इंट्रॉन हटा दिया जाता है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग, ठीक है। ये प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। तो बस आप इतना समझना कि प्रोसेसिंग कहाँ होता है, यूकैरियोटिक एमआरएनए में। अब प्रोसेसिंग में 3 स्टेप आते हैं। देखिए प्रोसेसिंग में 3 स्टेप आते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए, प्रोसेसिंग में 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप ये आता है, पहला स्टेप तो हम मान लेते हैं स्प्लाइसिंग हो गया,
तो स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, जल्दी से बताओ। स्प्लाइसिंग का मतलब ये हुआ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये एक एक्सॉन हो गया, ये एक इंट्रॉन हो गया, ये एक एक्सॉन हो गया, ठीक है। तो इसको रिमूव करके एक्सॉन को जोड़ देने को हम कहेंगे स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग हो गया। दूसरा होता है कैपिंग। क्या होता है? कैपिंग। कैपिंग का मतलब जो 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, कैपिंग जो कहाँ होती है? एट 5 प्राइम एंड। कहाँ होता है? 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड में, ठीक है, 7 मिथाइल ग्वानिन या ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट या ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल, जो 5 प्राइम एंड है उस पे 7 मिथाइल ग्वानिन ऐड कर दिया जाता है। वहाँ पे जो भी नाइट्रोजिनस बेस होगा उसके 7th पोजीशन, उसके जो नाइट्रोजन है उसकी 7th पोजीशन पे जो है मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं कैपिंग। सो कैपिंग क्या है? ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है अभी, ये सब न्यूक्लियस के अंदर है। तो कैपिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ 5 प्राइम एंड, ठीक है। इसके बाद थर्ड है टेलिंग। टेलिंग को हम लोग कहते हैं, देखिए टेलिंग कहाँ होता है? एट 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे देखिए 5 प्राइम पे कैप है, 3 प्राइम एंड पे क्या होता है? एडेनिन के 200 से 300 रेजिड्यू ऐड किए जाते हैं। 200 से 300 मॉलिक्यूल ऑफ एडेनिन ऐड कर दिया जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई टेम्पलेट नहीं है, तो ये 200 से 300 मॉलिक्यूल यहाँ पे एडेनिन के लगा दिए जाते हैं। इसको हम पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलिंग को हम लोग और क्या कहते हैं? पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन। तो टेलिंग कहाँ होता है? 3 प्राइम एंड का मॉडिफिकेशन है, जबकि कैपिंग कहाँ है? 5 प्राइम एंड का मॉडिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब इस अभी तक यूकैरियोटिक mRNA क्या था? HNRNA था। अभी तक ये HNRNA था। आफ्टर प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग के बाद इसको अब हम कहने जा रहे हैं दिस इज द mRNA। तो आफ्टर, ये देखिए HNRNA बिफोर प्रोसेसिंग था, बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्रोसेसिंग के बाद ये क्या हो गया? mRNA बन गया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अब एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ज़रूरत की चीज़ें। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड ध्यान से समझिए। देखिए जो जेनेटिक कोड है उसका, वो जेनेटिक कोड क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ये बताया था क्रिक ने। टर्म दिया था, किसने दिया था? टर्म दिया था गैमो ने, जॉर्ज गैमो ने दिया था, ठीक है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ये क्रिक ने बताया था। और जेनेटिक कोड की डेसिफरिंग, क्रैकिंग या डिस्कवरी, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है, डिस्कवरी, क्रैकिंग या डेसिफरिंग। इसका डेसिफरिंग अगर आपसे पूछता है, डेसिफरिंग, क्रैकिंग किया था आपके नीरेनबर्ग, मैथई एंड खुराना। 3 साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था इसकी डेसिफरिंग के लिए। हरगोविंद खुराना ने आरएनए के होमोपॉलीमर्स, ये होमोपॉलीमर्स और कोडॉन, या हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है उसके होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बना के बताया था इन्होंने, ठीक है। नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कराया था। सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मतलब इन्होंने सेल के बाहर प्रोटीन बनाया था, ठीक है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और एक साइंटिस्ट थे सेवेरो ओका, इन्होंने सेवेरो ओका एंजाइम दिया, ठीक है ना, एंजाइम। और ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है।
इन्होंने बताया कि जो सेवेरो ओ का एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड हमें पता है कि ये ट्रिपलेट है, ये तो हम जानते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या है, कॉमा लेस है। भाई देखिए, किसी भी जेनेटिक कोड में कोई कॉमा तो नहीं होता है ना, जेनेटिक कोड के बीच में कोई कॉमा नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस उसको रीड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे AUG, GUC, CU, G, इस तरीके से आप तो ऐसे नहीं पढ़ते AUG, GUC, नहीं। अगर आप इससे कैसे पता चलता है कि अगर कोई डिलीट हो गया तो आप AUG यहाँ पढ़ोगे, फिर ये UCG पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे। तो मतलब जेनेटिक कोड क्या है, कॉमा लेस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तीसरी चीज़ क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक या अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस का मतलब ये होता है, ध्यान समझना, वन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, मतलब एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक या अनएम्बिगुअस, ठीक है। चौथा ये है कि वन अमीनो एसिड कैन कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। इसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी या फिर रिडंडेंसी। मतलब एक एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी या रिडंडेंसी। और पांचवा ये है कि ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब जैसे मान लीजिए ट्रिपल U है तो ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को बैक्टीरिया से लेके सारे के सारे यूकेरियोट में, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। कुछ प्रोटोजोन्स में ये एक्सेप्शन है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें ये कुछ एक्सेप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल। और छठवां ये है कि एक कोडॉन है AUG, डुअल फंक्शन है इसका, डुअल फंक्शन है। पहला डुअल फंक्शन का मतलब ये है कि ये स्टार्ट कोडॉन की तरह भी एक्ट करता है और ये मेथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। तो दिस एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन एज वेल एज कोड फॉर मेथियोनिन। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, जेनेटिक कोडॉन कितने होते हैं, 64 होते हैं, जिसमें से 61 सेंस कोडॉन होते हैं, और 3 नॉन सेंस कोडॉन होते हैं। इसी को स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। अब स्टॉप कोडॉन में क्या है, 3 है, UAA, UGA, UAG, 3 स्टॉप कोडॉन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द म्यूटेशन। अगला जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज़ द म्यूटेशन। अब हम लोग यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, आपको पता है म्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ा है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक पॉइंट आपके बुक में जो दिया है, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अगर कोई म्यूटेशन के बाद प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड पिरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन, प्यूरिन से ही रिप्लेस हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ACGT है तो ये प्यूरिन है, एडेनिन, और ये म्यूटेशन के बाद यहाँ पे G आ गया तो समझिए कि ये पॉइंट म्यूटेशन और ट्रांजिशन है। और अगर पिरिमिडिन से ही रिप्लेस हो रहा है, लेकिन
ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से समझना, सिकल सेल एनीमिया का मतलब ये हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे आपने देखा था कि 6 बीटा ग्लोबिन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था जिसका कोडॉन था GAG, और वो चेंज हो गया वैलिन से जिसका कोडॉन था GUG। मतलब प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन, है ना। ये क्या है, ट्रांसवर्जन है। क्या है, ट्रांसवर्जन। तो पॉइंट म्यूटेशन का केस है सिकल सेल एनीमिया, और उसमें भी अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्जन, तो यू हैव टू आंसर कि ये क्या है, ट्रांसवर्जन है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का। एक होता है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, ठीक है, और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। अब चलिए, फ्रेम शिफ्ट का मतलब पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाए। फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा मतलब आपकी बुक में एक बड़ा बढ़िया एक वो दिया हुआ है एग्जाम्पल, पहले दिया है राम हैज़ रेड कैप। अच्छा, ये तीन ही अल्फ़ाबेट वाले क्यों दिए हैं, क्योंकि ये कोडॉन, मान लीजिए, क्योंकि कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, 3 बेस होते हैं, तो राम हैज़ रेड कैप। अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि इस पूरे में ये किसी एक अमाइनो एसिड को, ये एक अमाइनो एसिड को, ये इस तरीके से ये कोड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हुआ क्या कि जो कोई एक बेस आके ऐड हो गया, तो मान लीजिए एक बेस यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे B, कोई एक B आके ऐड हो गया, तो अब इसको कैसे पढ़ोगे आप, यहाँ तक ये तो अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये भी एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। अब यहाँ से आप इसको ऐसे पढ़ोगे ब्री, ठीक है ना, मतलब ये एक नया कोडॉन बना लेगा। यहाँ तक तो ये रेड था, ये नया कोडॉन बना लेगा, क्योंकि कोडॉन मतलब पंक्चुएशन नहीं होते हैं, आप उसको कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ते हो। तो कहने का मतलब अगर कोई कोड बेस इंसर्ट हो जाता है तो उसके पहले वाला जो फ्रेम होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एकदम सेम रहता है। उसके बाद से जो है फ्रेम क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब वहाँ से चेंजेस है, उसके बाद वाले अमाइनो एसिड पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि उसके पहले। मान लीजिए एक और आ गया I, तो उसके पहले कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, उसके बाद चेंज हो रहा है। एक और आ गया G, राम हैज़ बिग रेड कैप, तो 3, मतलब अब ये जो 3 बेस आ गए तो वो अपना एक अलग ही अमाइनो एसिड बना लेगा, वो अपना एक अलग, क्योंकि 3 हो गया, एक कोडॉन बना लिया वो। तो अब ना उसके पहले चेंज होगा ना उसके बाद चेंज होगा, एक अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा, एक अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक ऐड हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड आया, इंसर्ट हुआ, तो उसके बाद चेंज हो जाएगा, उसके पहले कुछ नहीं। 2 न्यूक्लियोटाइड आया तो भी चेंज होगा, 3 आया तो एक नया अमाइनो एसिड बन जाएगा, उसके पहले भी चेंज नहीं होगा, उसके बाद भी। 3 या मल्टीपल ऑफ 3 आया, 6 आ गया तो 2 अमाइनो एसिड ऐड हो गया, 9 आ गया तो 3 अमाइनो एसिड ऐड हो गया। तो 3 या 3 के मल्टीपल में होगा तो उतना ही अमाइनो एसिड उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके पहले भी कुछ नहीं चेंज होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं। इसी तरीके से एक डिलीट होगा तो जहाँ से डिलीट होगा उसके बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ R डिलीट हो गया तो इसके पहले कुछ हुआ नहीं हुआ, इसके बाद टेंशन क्रिएट होगी। 2 डिलीट हो गया, ठीक है, तो इसके बाद ही 3 डिलीट हो गया, तो मतलब एक पूरा अमाइनो एसिड ही डिलीट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं हो, इसके पहले भी कुछ नहीं चेंज होगा और इसके बाद। तो फ्रेम शिफ्ट 3 या 3 के मल्टीपल में अगर आएगा तो उतना ही अमाइनो एसिड नया ऐड हो जाएगा। 3 या 3 के मल्टीपल में डिलीट होगा तो उतना ही अमाइनो एसिड वहाँ से डिलीट हो जाएगा, उसके पहले और बाद के फ्रेम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन एंड फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूटेशन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द जीन रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीन रेगुलेशन, या हम लोगों को हाँ यहाँ पे अभी ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। ओके, तो चलिए ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग ये देख लेते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। दिस इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? अब आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पे भी सबसे पहली स्टेप ये होती है, ध्यान समझना। आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ना।
तो अमाइनो एसिड अगर आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड तो हमारे सेल में सारी जगह प्रेजेंट है, हम जो खाना खा रहे हैं सब कुछ में अमाइनो एसिड है, लेकिन वो अमाइनो एसिड अपने आप प्रोटीन नहीं बना लेंगे। उनको प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम, टीआरएनए, इन सब की मदद लेनी पड़ेगी। तो क्या क्या यहाँ पे होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज़ ये होती है, देखिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसा दे दिया है कि मैं वैसे ही पढ़ा के वैसे तो बता नहीं सकती, तो मुझे थोड़ा सा इसको जो है एलेबरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और बहुत ही कम टाइम में 5 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट में ये मैं इसको समझा दूँगी। ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे 4 स्टेप आता है। पहला स्टेप ये होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसके पहले देखिए, पहला, दूसरा, या मैं ऐसे कह दूं, पहला स्टेप आता है अमाइनो एसाइलेशन, और दूसरा स्टेप आता है चेन इनिशिएशन, ठीक है। तीसरा है चेन इलॉन्गेशन, और फोर्थ है चेन टर्मिनेशन। बहुत ध्यान से समझिए, चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। अमाइनो एसाइलेशन, चेन इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। देखिए, अमाइनो एसाइलेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है, अमाइनो एसिड की चार्जिंग होती है। जो अमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर घूम रहा है ना, उसको चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे एटीपी लगता है, ठीक है, तो ये बना लेता है अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना एटीपी लग गया? 2 एटीपी लग गया, या मैं ऐसे बता दूँ, अमाइनो एसिड एएमपी। और दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है कि अब ये जो अमाइनो एसिड है इसको टीआरएनए, आपको पता है टीआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रही हूँ। टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर है। टीआरएनए क्या करते हैं, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आते हैं। तो टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर ऐसा मैं बना दूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कई लूप होते हैं। ये 3 प्राइम एंड पे ये अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होते हैं। ये एक्सेप्टर आर्म है, ये एंटी कोडॉन है, ठीक है, ये एंटी कोडॉन है, इस तरीके से एंटी कोडॉन है। तो टीआरएनए अपने 3 प्राइम एंड पे इस अमाइनो एसिड को ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टीआरएनए ने इसको ले लिया, किसको? अमाइनो एसिड को यहाँ पे कैरी कर लिया। तो ये हो गया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए की अमाइनो एसाइलेशन होगी यहाँ पे। तो टीआरएनए यहाँ चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये टीआर मतलब हर एक बार जितने भी अमाइनो एसिड होंगे उनकी पहले चार्जिंग होगी, फिर उनको टीआरएनए कैरी करेंगे, और तब आएंगे किसके पास आएंगे? एमआरएनए के पास आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, चेन इनिशिएशन में क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना है। चेन इनिशिएशन में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो एमआरएनए बन जाता है, मान लीजिए एमआरएनए है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम के बाद और 5 प्राइम के मतलब यहाँ 5 प्राइम से पहले, या हम ये कह सकते हैं 5 प्राइम की तरफ और ये 3 प्राइम की तरफ, ठीक है। 5 प्राइम के बाद और 3 प्राइम के पहले कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, जो अनट्रांसलेटेड रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन आपके दोनों तरफ होते हैं, 5 प्राइम की तरफ भी होते हैं और 3 प्राइम की तरफ भी होते हैं। तो अनट्रांसलेटेड रीजन कहाँ होते हैं? 5 प्राइम की तरफ भी होते हैं और 3 प्राइम की तरफ भी होते हैं। आर यू गेटिंग दिस? एनी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले चेन इनिशिएशन में क्या होता है। अब हम राइबोसोम की, हम ये एमआरएनए की बात करते हैं। जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए है, ठीक है, उससे स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट बाइंड करता है। चेन इनिशिएशन की सबसे पहली प्रोसेस
स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट बाइंड करता है। तो इस राइबोसोम सब यूनिट में मेरी बात को ध्यान सुनना है, दिस इज द स्मॉलर राइबोसोम। राइबोसोम में 2 सब यूनिट है, स्मॉलर और लार्जर। तो mRNA से स्मॉलर बाइंड करता है और राइबोसोम में 3 साइट होते हैं, 3 साइट होते हैं। एक को ए साइट कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको ए कहते हैं। ए साइट, ठीक है, पी मतलब पेप्टाइडल साइट होता है और ई का मतलब एग्जिट। अभी हम लोग एकदम ध्यान से इसको समझेंगे। अब देखिए सबसे पहला, अब ये राइबोसोम ऐसे 5 प्राइम यूटीआर के बाद ऐसे mRNA को ट्रेस करते हुए आगे जाएगा, जहाँ भी उसको इनिशिएशन कोडॉन मिला, AUG इनिशिएशन कोडॉन, वहाँ पे आके वो रुक गया, क्योंकि यहीं से इसको ट्रांसलेशन शुरू करना है ना। तो इनिशिएशन ऐसे रुका कि इनिशिएशन कोडॉन आ गया आपके पी साइट में। किस में आ गया? पी साइट में आएगा, ठीक है। अब पहला जो चार्ज, अब टीआरएनए का काम आया, टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आएगा। टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आएगा और आप बताओ कि टीआरएनए वो कौन अमाइनो एसिड लिया रहेगा? मेथियोनिन, क्योंकि भाई AUG किसको कोड करता है? मेथियोनिन। हर एक प्रोटीन में पहली अमाइनो एसिड क्या होती है? मेथियोनिन, क्योंकि मेथियोनिन ही क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। बात समझ में? मतलब AUG स्टार्ट कोडॉन है। तो हर एक अमाइनो प्रोटीन में पहली अमाइनो एसिड है मेथियोनिन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, तो यहाँ पे भाई मेथियोनिन आ गया। इसके बाद क्या हुआ? लार्जर सब यूनिट इससे बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ? मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मेरी बात को एकदम अच्छे से सुनना है। पहला अमाइनो एसिड हो गया, अब अगला टीआरएनए आएगा, ठीक है। अगला टीआरएनए, अब कोई भी टीआरएनए, पहला ये इनिशिएटर टीआरएनए था जो पी साइड पे आता है। अब कोई भी टीआरएनए आता है तो इस साइड पे आता है। किस पे आता है? इस साइड पे। मान लीजिए यहाँ पे GUG प्रेजेंट है, तो GUG किसको कोड करेगा? वैलिन। तो टीआरएनए वैलिन लेके आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा कि भाई देखिए पहला टीआरएनए तो इस पे है, कोई भी टीआरएनए आएगा तो इस पे आएगा, ए साइड पे। दूसरी चीज़ ये होगी कि अब क्या होगा, ये पहले वाला टीआरएनए अपना अमाइनो एसिड इसको दे देगा, यहाँ पे बना लेगा। कौन क्या बना लेगा? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और अब ये खाली हो गया है टीआरएनए, ये ई साइड से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। पी साइट वाला टीआरएनए ई साइड से एग्जिट हो जाएगा, ए साइट वाला टीआरएनए पी साइट पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। मतलब जो पी साइट वाला टीआरएनए है एग्जिट हो जाएगा और ए साइट वाला टीआरएनए इस पे आ गया। अब कोई भी फिर टीआरएनए आया, ए पे आया, इसने अपना पूरा का पूरा अमाइनो एसिड इसको दे दिया, ये खाली हो गया, फिर ये एग्जिट हो गया, फिर ये इस पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ए साइड पे कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए, ठीक है। ए साइड पे राइबोसोम क्योंकि मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, एक स्टॉप कोडॉन आया, तब टीआरएनए कोई अमाइनो एसिड नहीं लेके आएगा, तब टीआरएनए एक रिलीज फैक्टर लेके आएगा। याद रखना, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता, क्या होता है? रिलीज फैक्टर। और यहाँ से ये प्रोसेस को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। कुछ ऐसे जो वी कैन से कि जैसे बैक्टीरिया है, वहाँ पे 23S rRNA जो है ना, वो किसकी तरह एक्ट करता है? राइबोजाइम। ये तो हम पढ़ाए हुए हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना इतना है, बस बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि आपको बस इतना करना है कि देखिए पहले स्टेप में अमाइनो एसिड की चार्जिंग होती है, फिर टीआरएनए की चार्जिंग होती है। 2 पॉइंट आपको याद हो गया। टीआरएनए की चार्जिंग मतलब टीआरएनए अमाइनो एसिड को 3 प्राइम एंड पे कैरी करके आएगा, ओके। दूसरे स्टेप में ये होता है कि यूटीआर याद रखना, 5 पे भी होता है, 3 पे भी होता है। mRNA से स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट बाइंड करता है, ठीक है, और टीआरएनए से लार्जर सब यूनिट बाइंड करता है। पहला टीआरएनए पी साइट पे ही आता है, और पहला टीआरएनए किस अमीनो एसिड को लेके आएगा? मेथियोनिन को, क्योंकि पहला स्टार्ट कोडॉन AUG है। अब सारे के सारे टीआरएनए ए साइट पे आएंगे, ठीक है, ओके। तो ये सारे, और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी
अमाइनो एसिड नहीं होता, रिलीज फैक्टर होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द, वी कैन से दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस. अब अगली चीज़ है, हमें जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीन रेगुलेशन को भी मैं ऐसे ही पढ़ा दूँ. जीन रेगुलेशन, देखिए जीन रेगुलेशन समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा, ध्यान से समझना है आपको इस चीज़ को. देखिए या फिर मैं इसको एक अलग लेक्चर में कर दे रही हूँ क्योंकि अपलोडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. या लेट मी थिंक अबाउट दिस. शायद मैं इसको एक ही लेक्चर कर दूँ, अलग कर दूँ, समझ नहीं आ रहा है. तो लेट मी चेक द टाइम. ठीक है, मैं इसको एक अलग लेक्चर में कर दे रही हूँ. आप लोग शायद पढ़ लें तो बेटर होगा. तो मैं इसको एक अलग लेक्चर में कर दे